हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। 6 PM पे हम हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस करते हैं और नोट्स भी बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रेसिडेंट इनवाइट्स मोदी टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, तो मोदी को, नरेंद्र मोदी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया है। President Draupadi Murmu on Friday formally invited Narendra Modi to form the next government and begin his third successive term as Prime Minister after the National Democratic Alliance Parliamentary Party elected him as its leader. तो एनडीए जो है, मतलब जो कोलिएशन गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उन्होंने अपना लीडर चूज कर दिया है। किसको? नरेंद्र मोदी को। द न्यू गवर्नमेंट विल बी स्वर्न इन ऑन संडे को स्वेरिंग इन होगी। Earlier the day, leaders of NDA party, including N. Chandraprabhu Naidu of the Telugu Desam party, Nitish Kumar of Janata Dal United, and Maharashtra Shiv Sena Chief Minister Eknath Shinde met the president and handed over their letter of support. तो यहाँ पर हमें जो एनडीए अगर हम बनाएं तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दैट इज एनडीए, जो बना है, जो कि ग्रुप है एक, जैसे इंडिया है वैसी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है ना, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में कौन कौन है? एक तो बीजेपी है, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, उसके बाद और कौन है? टीडीपी है। तो ये भी याद करना पड़ेगा। टीडीपी क्या है? तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, और कौन है? और इसके हेड कौन है? एन चंद्रबाबू चंद्रबाबू नायडू। ठीक है जी। उसके बाद प्लस और कौन है? नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार की पार्टी कौन सी है? जेडीयू, दैट इज जनता दल यूनाइटेड। ठीक है ना, जनता दल यूनाइटेड। तो ये सारे मिलकर के, और प्लस शिवसेना, महाराष्ट्र जो शिवसेना है उसके कौन है? एकनाथ शिंदे। तो ये सारे मिलकर क्या देकर आए हैं? लेटर करके आए कि हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम अपना लीडर किसको बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। At the meeting of the NDA parliamentary party held at Central Hall of the old Parliament House, Mr. Modi evoked the spirit of coalition government, stressing that he would strive to ensure सर्वमता। तो यहाँ पर जो वर्ड्स यूज करे गए हैं ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है? मिस्टर मोदी इन हिज स्पीच, मिस्टर मोदी इन हिज स्पीच सेड। ठीक है ना, तो ये टर्म्स जो हैं ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकती हैं। मिस्टर मोदी ने क्या बोला? मिस्टर मोदी ने बोला सर्वमत। सर्वमत का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? कंसेंसस। कंसेंसस मतलब कि अग्री करेंगे, हम सब एक दूसरे से अग्री करेंगे। ऑल द डिसीजंस ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट वुड बी बेस्ड ऑन कंसेंसस, बट द कंट्री इज रन ऑन कंसेंसस बेसिस ऑफ नंबर्स। गवर्नमेंट मे बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, बट द कंट्री इज रन ऑन कंसेंसस, मतलब अग्रीमेंट, एक दूसरे से आपसी आपस में एक दूसरे को मतलब मानेंगे एक दूसरे की बात, ऐसा कुछ। ठीक है, और दूसरी चीज जो हिंदी में बोली है वो क्या बोली है? सर्वपंथ, सर्वपंथ समभावा, मतलब ऑल सेक्स आर इक्वल, ऑल सेक्स आर इक्वल। ठीक है ना। और क्या बोला? कि 22 स्टेट्स में एनडीए बैठी है। कितनी स्टेट्स में एनडीए बैठी है? 22 स्टेट्स में आज की डेट में कौन बैठी है? एनडीए बैठी है। ठीक है ना, एनडीए की, एनडीए इज इन पावर। ये भी क्वेश्चन बहुत कम एक्सपेक्टेड है, बट क्योंकि इतने सालों बाद इलेक्शंस होते हैं और ऐसा माहौल आता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ईवीएम की बात करी कि ईवीएम जो है वो बिल्कुल सही काम करती है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठाए गए थे। क्वेश्चन उठाना अलग बात है, जो बट जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में है उसमें आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईवीएम से रिलेटेड है वो ये है कि वो कहाँ पर सबसे पहले यूज़ करी गई थी? केरला में यूज़ करी गई थी। वो डिस्ट्रिक्ट बताओ जहाँ पर ये पहली बार यूज़ करी गई थी। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है, और वो ईयर भी आपको पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चंस कमेंट में आप आंसर कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमएचसीटी में भी ये आया था। चलिए, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड। जिस रेट पे बैंक्स पैसे उठाते हैं किससे? आरबीआई से, वो चेंज नहीं किया इन्होंने। उससे फिर इंटरेस्ट रेट और ये सब चेंज हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, दैट इज एमपीसी ऑफ आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया decided to
decided to keep repo rate unchanged at 6.5%। अब यहाँ से दो चीजें हैं, एक तो हमें ये पता चलता है कि कौन डिसाइड करता है कि रेपो रेट जो है वो कितना रहना चाहिए। रेपो रेट कितना रहना चाहिए कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। ये रिजर्व बैंक की कमेटी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो रिजर्व बैंक है वो मतलब इन्होंने 6.5% ही रखा है, इन्होंने रेट जो है वो बढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। और रेपो रेट होता क्या है ये भी लिख लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स इन इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। उनको पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, और इसी के बेसिस पे कंट्री की बहुत भाग दौड़ जो है वो डिसाइड होती है। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। और साथ ही में एक और पॉइंट, सॉरी मैं एक और पॉइंट मिस कर गई। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आरबीआई रेपो रेट क्या है। दूसरा पॉइंट, एमपीसी ने बोला कि जीडीपी, एमपीसी लिखेंगे पूरा सेंटेंस, एमपीसी हैज रिवाइज्ड its GDP growth forecast for 2024-25। ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-2025, 7.2% जो है जीडीपी का बताया ग्रोथ रेट होगी। आप मुझे बता सकते हैं 2024-2025 के होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। मतलब बहुत महीने उसके पहले ईयर के होते हैं और फिर 3 महीने जैन फेब मार्च उसके दूसरे महीने साल के भी आते हैं। तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर बनता है। ये फाइनेंशियल ईयर ऐसे बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे चलेंगे। यस, ये पूछा जाता है किसने बोला है कितनी जीडीपी होगी, ठीक है। ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर तो पीवाईक्यू ही आ चुका। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। Ensure there are no more hoarding collapse incidents, SC tells Railway BMC। अब देखो यार, होर्डिंग इंसिडेंट हुआ था मुंबई के अंदर, एक बहुत बड़ी होर्डिंग पेट्रोल पंप के पास गिर गई थी, लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है ना। अब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यही अप्रूवल देती है कि कहाँ पे कौन सी होर्डिंग लगेगी, और बड़े सिटीज में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो देते हैं। तो यहाँ पर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। इट टुक नोट ऑफ द होर्डिंग इंसिडेंट, 16 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, यस 16 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। अब उन्होंने कहा 120 बाई 120 स्क्वायर फीट इलीगल होर्डिंग, मतलब ये अलाउड नहीं थी, ये इलीगली लगी हुई थी जो ये हुआ है, ठीक है। इसमें हमें कुछ भी नोट नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि होर्डिंग मुंबई इंसिडेंट, होर्डिंग पता है क्या होती है ना, वो बड़ी सी एड जो लगी होती है ना, एड बहुत बड़ी सी, वो एडवर्टीजमेंट्स उनको होर्डिंग कहते हैं। और वो गिर गई थी मुंबई में, कहाँ पर? घाटकोपर में। कहाँ पर? मुंबई के घाटकोपर एरिया में गिर गई थी। घाटकोपर, घाट के ऊपर ऐसे बन जाएगा। ट्रिक भी बता देती हूँ, घाट के ऊपर, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था इंसिडेंट? ये महाराष्ट्र मुंबई का इंसिडेंट है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। चलिए आगे। हेल्थ एक्सपर्ट्स कॉल फॉर विजिल अगेंस्ट स्प्रेड, ध्यान रखने को बोला है हेल्थ एक्सपर्ट्स ने, क्योंकि बकरी ईद आ रही है और H5N1 वायरस ना फैल जाए बकरी ईद के टाइम पर, ये बोला है। तो पढ़ लेते हैं। ऑल ग्रुप ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैव अलर्टेड द मुस्लिम कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्टेप अप विजिल अगेंस्ट द पॉसिबल स्प्रेड ऑफ एवियन फ्लू, क्योंकि एवियन फ्लू जो है फैल रहा है बहुत ज़्यादा, डेथ भी हुई है इसकी वजह से। मेक्सिको के अंदर भी एक डेथ बताई जा रही है, ठीक है। अ पीरियड व्हेन यू स्टे अवेक ऑल नाइट फॉर अ स्पेशल पर्पस, मतलब आपको यू हैव टू कीप एन आई, विजिल का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो
ये है, ध्यान रखना विजिल का मतलब, ठीक है। हज यात्रा स्टार्ट हो गई है, ईद उल आधा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है। ईद उल आधा इज बकरी ईद, इज अ फेस्टिवल ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड इज सेलिब्रेटेड by about 2 billion Muslims across the world. About 4 million Muslims will be performing Hajj in Makkah, coinciding with the Eid celebration in the third week of June. There is a high risk of pathogenic avian influenza, a virus H5N1 transmission. अब यहाँ पर हमें ये वायरस का नाम लिख देना है, ठीक है ना। तो कौन से वायरस की बात करें? H5N1 ट्रांसमिशन, नहीं, H5N1 वायरस, ठीक है ना। तो ये क्या है? बर्ड फ्लू वाला वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा। क्या है ये? एवियन, ठीक है। अब आई थिंक एक ये यूएसए वाली बात कर रहे हैं, कौन सी करेंगे? उसके बाद ये कह रहे हैं कि पिलग्रिमेज एंड ये है, ठीक है जी, ओके। द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस इज हाई। ही सेड दैट डिटेक्शन ऑफ H5 इन पोल्ट्री, अच्छा ये है जो यूएस के अंदर हुआ है, ठीक है। ऐसा लगता था कि पहले कि H5N1 वायरस जो है वो ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमंस में नहीं होता, ठीक है ना। इट वॉज थॉट, क्या था? इट वॉज थॉट दैट the above virus does not does not does not does not क्या लिखेंगे? does not transfers, या does not pathogen influenza transmit, हाँ, does not transmits from animals to humans. बट अब इसका डर कैसे फैला? कि यूएसए के एक फार्म के अंदर देखा गया है, यूएसए डेयरी कैटल, डिटेक्शन ऑफ ये H5N1 इन यूएस डेयरी कैटल पोल्ट्री इन एशिया गल्फ, अच्छा इतने में हो गया, यूरोप, has resulted in 800 human cases and half leading to death. Has resulted in 800 human cases, half resulted in death, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि प्लीज अपना ध्यान रखिए, आप भी अपना ध्यान रखिए, ठीक है। व्हेन एंड्रीज मैनुअल लोपेज ओब्राडर, अब देखो यार, यहाँ पर मेक्सिको इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। मेक्सिको को मिल गई है उनकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, उनको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मिली है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मिली है, जिनका नाम क्या है? क्लोडिया, जिनका नाम क्या है? क्लोडिया शीन बॉम। तो ये मैं आपको याद दिला दी, क्लोडिया। कॉल करो ऑडी आएगी, ठीक है ना। अब पैसा आ गया तो कॉल ऑडी, ठीक है ना, ऑडी बुला लो क्योंकि पैसा आ गया है। अब शीन एक वेबसाइट हुआ करती थी, उस पर बहुत ही सुंदर कपड़े मिलते थे, जिसको डालकर, तो वो गाना है ना, बम्ब आ गया है ना, वहां से बम्ब तो इंसान बम लग सकता था। तो शीन याद हो जाएगा, कॉल से CL ले लोगे, कॉल ओडिया बन जाएगा, ऑडी का उडिया, शीन याद हो जाएगा, और बॉम्ब से बाम याद हो जाएगा, या फिर भुवम बाम से भी बाम याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप भुवम बाम से वैसे बाम भी याद कर सकते हो। तो शीन के कपड़े लगाए या बाम, ठीक है, शीन के कपड़े चाहिए, सर पे बाम लगा हुआ चाहिए, ऑडी में बैठे हुए चाहिए, ठीक है, क्यों टेंशन भी तो होगी ना पैसे कमाने की। तो ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है, और इन्होंने, ये क्या हुआ करती थी? फॉर्मर, पहले ये फॉर्मर मैक्सिको सिटी मेयर हुआ करती थी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट वुमेन बनी है तो फिर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद, अ डे आफ्टर द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ऑब्जेक्टेड। अब यहाँ पे ताइवान जो है, ताइवान, ये अभी नोट नहीं करना है, ताइवान ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ठीक है ना। बट ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस है, बधाई हो, ठीक है,
ताइवान ने बोला पीएम मोदी को, तो मुबारक और बधाई ली नहीं। तो चाइना ने बोला कि भाई ये कौन होता है, ताइवान बधाई तो दे ही नहीं सकता क्योंकि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है ना। ताइवान का प्रेसिडेंट क्या है ये, ताइवान का प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं है, चाइना का पार्ट है, चाइना वो करेगा, ठीक है ना। तो चाइना को मिर्ची लग गई क्योंकि हमारी और चाइना की बनती नहीं आपस में, इसलिए आगे चलेंगे, ये नोट नहीं करना। येमेन शिया हूती रिबेल्स डिटेन 11 यूएन एम्प्लॉयज, यूनाइटेड नेशंस के एम्प्लॉयज को पकड़ लिया इन्होंने। कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ये भी बेचारे यूनाइटेड नेशंस वाले। चलो अब ये 11 Yemeni employees of United Nations agencies have been detained by Yemen Houthi rebels after unclear circumstances, authorities said on Friday. As the rebels face increased financial pressure and airstrike from the US-led coalition, others working for aid groups are also likely to be taken. तो यहाँ पर येमनी, एक मिनट, किसने लिया इनको, हुथीज ने। येमेन, ये हुथीज वही हैं जो अटैक कर रहे थे शिप्स पे, हुथी रिबेल्स, और ये किसके साथ खड़े हुए हैं, हमास के साथ। रिबेल्स डिटेन यूनाइटेड नेशंस एम्प्लॉयज, तो हमें पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के एम्प्लॉयज को किसने डिटेन करा है। ये जो हुथी मिलिटेंसी ग्रुप है वो, ये वही है जो हमास के साथ में कहाँ पे अटैक कर रहे थे, रेड सी में अटैक कर रहे थे, ठीक है ना। रेड सी में अटैक कर रहे थे हमास को सॉलिडेरिटी शो करने के लिए। तो ये कहाँ पर होते हैं, यमन में होते हैं। चलिए आगे चलेंगे। जापान लॉजेस प्रोटेस्ट ओवर चाइना वेसल्स नियर डिस्प्यूटेड आइलैंड। टोक्यो, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। तो बहुत बार आप देखेंगे न्यूज़ के अंदर कैपिटल लिखी होती है कंट्री की। तो जापान launched a protest with Beijing, that is China, on Friday after 4 Chinese vessels that were believed to be armed approached Japan-controlled disputed islands in the East China Sea. The incident was the first time 4 Chinese ships entered Japanese waters around the Senkaku Islands, Yoshimasa Hayashi said. तो यहाँ पर जापान में, अब देखो ये जो चाइना वाले हैं ये ऐसे पंगे लेते रहते हैं अपने आसपास वालों से, ना तो इनकी इंडिया से बनती है, ना ही इनकी जापान से बनती है, ना ही इनकी फिलीपींस से बनती है, वियतनाम से भी इनके कुछ ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है, ये आते जाते ऑस्ट्रेलिया से भी पंगे ले लेते हैं। तो दैट इज़ चाइना। और चाइना, हाँ, साउथ कोरिया के साथ भी नहीं बनती इनकी, यस। बहुत लड़ाकू है ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि नहीं बनती है। सूडान के अंदर सूडान जो है उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर जो मिलिट्री है, जो आर्मी है वर्सेस पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री का काम क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी। व्हाट इज द वर्क ऑफ पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री का काम क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री का जो ध्यान रखते हैं वो कौन रखते हैं, पैरामिलिट्री वाले रखते हैं। और मिलिट्री जो है वो दूसरी बाहर के मुसीबतों से लड़ती है, एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों की वॉर हो गई है, लीडर्स मतलब लीडर्स आपस में ही इन दोनों के लड़ पड़े हैं। तो काइंड ऑफ सिविल वॉर, काइंड ऑफ का सिविल वॉर हो गई है। सिविल वॉर क्या होते हैं, इंटरनल वॉर, मतलब कोई बाहर के साथ वॉर नहीं हुई, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, तो दैट इज इंटरनल वॉर। सिविल वॉर चल रही है सूडान में। Pro-democracy activists in Sudan reported on Friday that about 40 people were killed in violent artillery fire carried out the previous day by paramilitary forces on Omdurman, Khartoum's twin city. Sudan has been ravaged by war since 2023 when fighting broke out between the army and paramilitary rapid support forces. ठीक है ना, सिविल वॉर ये लिखेंगे, सिविल वॉर इन सुदान। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम जो आपने अंडरलाइन किया वो भी लिखना है। बेटा अंडरलाइन या फिर मैं यहाँ पर जो लिख रही हूँ, अगर तो वो कैब टर्म है आप लिख लो, ठीक है ना, बट मैं अंडरलाइन करके तो आपको समझा रही हूँ कि भाई ये हुआ, ये कांड हुआ वहां पर। जो मैं लिखती हूँ, जैसे मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये पूरा जो ये मैंने बोल दिया था कि मत लिखना, ये जो पूरा ऐसे लिख रही हूँ ये लिखो, ठीक है ना। सारी न्यूज़ ही लिखनी है तो फिर तो न्यूज़पेपर ही कॉपी कर लोगे तुम, वो तो तुम खुद ही बहुत अच्छे हो चेपने में। नहीं तो मैं पॉइंट क्यों निकलवा रही हूँ। अब वहां पे फाइटिंग सिंस 2023, कब से, लास्ट ईयर से फाइटिंग ब्रोक आउट बिटवीन आर्मी एंड paramilitary rapid support forces, that is RSF.
किसके बीच में लड़ाई टूट पड़ी? ये आरएसएफ क्या है? पैरामिलिट्री आर्मी। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखवाया था, अगर वो दोबारा से हम लिख लें तो हमारे नोट्स बड़े ही कमाल के हो जाएंगे। आर्मी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर, और पैरामिलिट्री प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंटरनल डेंजर, कि कोई राइट ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। और ये दोनों क्या हो गए? आपस में लीडर लड़ पड़े, मैं देश चलाऊंगा, मैं, सबको देश चलाना है, बस चलाना चाहे आता हो ना हो, सबको चलाना है। ठीक है, तो मिलिट्री वाले तो मिलिट्री करो, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स है उनको आने दो। शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना हु इज द first to be the first foreign leader to arrive at Modi swearing in. She was the first leader who will arrive. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत डिटेल्स मिल रही है। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विल अराइव इन दिल्ली ऑन सैटरडे, फर्स्ट ऑफ द फॉरेन डिग्नेटरीज फ्रॉम द नेबरहुड इनवाइटेड बाय नरेंद्र मोदी टू अटेंड हिज swearing in on Sunday. The decision to invite leaders of region countries mirrors Mr. Modi's outreach to South Asian Association for Region Cooperation. अब यहाँ पर हम बहुत बार देखेंगे अपने एग्जाम्स में कि PYQ है, सार्क की फुल फॉर्म, ब्रिक्स की फुल फॉर्म, क्वाड की फुल फॉर्म, PYQs हैं ये, और ये बहुत सारे आते हैं। सार्क, अब क्वाड की मैं देख रही थी, TS लॉ CET के अंदर क्वाड का पूछा हुआ था, तो ये हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन, Asian Association for Regional Cooperation, रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये 2014 में, इन 2014, बस नहीं, फुल फॉर्म ही लिखनी है, सार्क, फिर बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक, India's close neighboring and the Indian Ocean region, with invitations being extended to Maldives, Seychelles, Mauritius, as well as Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, who were invited both the previous time. The new government will also have a packed foreign travel agenda. अब यहाँ पर जो बाहर जाने का एजेंडा है, ठीक है ना, वो क्या है? बाहर जाने वाले एजेंडाज हमको लिखने हैं। सबसे पहले आ रहा है G7। क्या आ रहा है? G7 कहाँ पर है? इटली में है। इटली होस्ट कर रहा है इस बार का G7। कौन होस्ट कर रहा है? इटली होस्ट कर रहा है इस बार का G7। ठीक है, G7 हो गया। उसके बाद इटली की PM कौन है? इटली की PM जिसके साथ बहुत मीम्स बनते हैं मिस्टर मोदी के, अगर आपको नहीं पता, यस, PM कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ही विल ऑल्सो मीट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद SCO, दैट इज शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो लास्ट ईयर इंडिया में हुई थी, हमने ऑनलाइन की थी, हमने होस्ट करा था, ऑनलाइन इसको होस्ट किया था। ये इस बार कौन कर रहा है? अस्ताना में हो रही है, ठीक है ना, कजाकिस्तान में। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल आई समिट, फिर उसके बाद मिस्टर मोदी, अब ये भी देखेंगे कि फर्स्ट मिस्टर मोदी विल मेक हिज फर्स्ट बायलैटरल विजिट अबॉर्ड इन हिज थर्ड टर्म। इन 2014 ही ट्रैवल टू भूटान एंड नेपाल इन 2019। ठीक है ना, फर्स्ट विजिट, मिस्टर मोदीज फर्स्ट विजिट अब्रॉड। ठीक है ना, सबसे पहली विजिट अब्रॉड कहाँ जाते हैं? तो अगर उनके पिछले टर्म्स की हम बात करें, अगर उनके हम पिछले टर्म्स की बात करें, ठीक है ना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 2014 में वो भूटान और नेपाल गए थे। ठीक है ना, इस बार मालदीव्स तो जाते नहीं, उनका बंदा तो है नहीं वहां पर। मालदीव्स, श्रीलंका गए थे 2016 में। अब देखो कि 2024 में वो कहाँ जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स प्रोब इनटू पोस्ट पोल मार्केट क्रैश। तो ऑपोजिशन क्या कह रही है? अ लॉयर हैज फाइल्ड, ऑपोजिशन कह रही है
कि पीएम मोदी अमित शाह ने आके बोला था कि लगा दो मार्केट में पैसा, हम आ जाएंगे पावर में, और फिर जब वो पावर में नहीं आए मार्केट क्रैश हो गई, और ये एक स्कैम है। अ लॉयर हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन A lawyer has filed an application in the Supreme Court seeking directions to the center and सेबी। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट का देखता रेखता कौन है? सेबी है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद ऑन द एलिगेशन स्टॉक मार्केट क्रैश, वो कह रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ वो एक स्कैम है। ही हैज आस्क्ड सेबी इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट इनटू अदानी हिंडनबर्ग केस टू मेक मेड पब्लिक, सेइंग सिटीजंस हैव राइट टू नो। तो ये दो एप्लीकेशन लिंक टू अदानी। अब यहाँ पे ये एक तो कह रहे हैं कि अदानी की जो एप्लीकेशन है, अदानी सेबी की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करने को कह रहे हैं, बट उसके अंदर तो अभी कुछ रहता है, सेबी ने वो करा नहीं है, तो जब वो करेगी तब वो होगा। और एक इन्होंने बोला है कि उस टाइम स्कैम हुआ है, तो हमें जो है ना ये अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो सेबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे। रिमाउल्डिंग द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। अब ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या है? वर्ल्ड कह रहा है कि प्लास्टिक बनाना बंद कर दो, प्लास्टिक यूज करना बंद कर दो, प्लास्टिक खत्म कर दो। ठीक है ना। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू OECD ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक, ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट वाज 353 मिलियन टन्स इन 2019, मोर देन डबल सिंस इट वाज 2000 एंड इट इज सेट टू ट्रिपल इन 2016। जितने भी बच्चे ऐसे राइटिंग के लिए अपीयर होने वाले हैं, ठीक है ना, अगर वो ये डाटा नोट कर ले इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है ना, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, कुछ भी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये वाला जो फैक्ट्स हैं ये क्लाइमेट चेंज के ऐसे में दे सकते हैं, या किसी भी पॉल्यूशन या कुछ भी ऐसे वाले में, क्लाइमेट या इन्वायरमेंट वाले इश्यूज के अंदर आप ये मेंशन कर सकते हैं फिगर्स। ठीक है, उसके बाद जो आगे वाली फिगर्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं, ओनली 9% ऑफ दिस वाज रिसाइकल, 50% सेंट टू लैंडफिल, जो बड़े बड़े दिखते हैं लैंडफिल्स में भेजे गए। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ऑफ 9%, 85% वाज इनफॉर्मल रिसाइकलिंग वर्कर्स। तो यहाँ पर फॉर्मल रिसाइकलिंग जो है वो नहीं हो रही है, ये पता चल रहा है। तो ये वाली चीज नोट कर लेना जिसने ऐसे राइटिंग करनी है। ठीक है, और जरूर बता देना कोई ऐसे राइटिंग वाला है भी है या मैं ऐसी बोलती जा रही हूँ। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हम सबको समझनी पड़ेगी, जो MCQ वाले बच्चे हैं उनको भी समझनी पड़ेगी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर। इस बार मैंने रियलाइज किया जब मैं MHCT के क्वेश्चंस चेक कर रही थी, जो बच्चों ने भेजे कि हमको लगता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा आंसर करेक्ट है, तो मुझे लगा कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो करंट अफेयर से ही उठकर आ रहे हैं, और क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को नहीं है तो वो गलती कर कर आ रहे हैं। तो EPR क्या है? तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। अमन एंड को ने टायर्स बनाए, ठीक है, टायर्स बनाए। ठीक है, अब अमन एंड को ने टायर्स मैन्युफैक्चर करे, ठीक है, मैन्युफैक्चर करके उन्होंने टायर्स सेल कर दिए। तो अब यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती थी कि अमन ने टायर बनाया, मैन्युफैक्चर किया, सेल कर दिया। ठीक है, बट अब सरकार कह रही है कि नहीं, तुम सेल के बाद भी रिसाइकल करो, तुम मार्केट से टायर उठाओ और उसको रिसाइकल करो। ठीक है ना। नाउ दिस इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामान बेच करके पैसा लेकर के खत्म नहीं हो जाती। प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेप अहेड जाती है, और वो कहाँ पर जाती है? उस प्रोडक्ट को रिसाइकल करने में भी जाती है। दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टर्म को समझ कर रखना है आपको। अगर आप चाहो तो ये वाला चीज ड्रॉ कर सकते हो फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, द इनफॉर्मल वेस्ट एंड रिकवरी सेक्टर इज मोर देन अ माइनर प्लेयर इन वर्ल्ड वाइड। इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल रिकवरी, हमारे घर रद्दी वाला आता है, वो सामान ले जाता है, बहुत सामान में से वो लीड निकालता है, जलाता है उसको, इन्वायरमेंट को बर्बाद करता है, अपना जो निकल सकता है वो निकालता है और चलता बनता है, पर इन्वायरमेंट तो बर्बाद हो गया ना। इन्वायरमेंट तो बर्बाद हो गया ना। अब आप लोग कहोगे वो बेचारा कैसे कमाएगा? बहुत सारी चीजें हैं जो रोकनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि इन्वायरमेंट खराब नहीं कर सकते ना। वो बेचारा ही सबसे पहले उस धुएं को जो सूंघेगा और ब्रीथ करेगा वो बीमार होगा। ग्लोबल ट्रीटी नीड फॉर जस्ट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। अब ये क्या कह रहे हैं कि ग्लोबल ट्रीटी चाहिए। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ये ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी? ठीक है, तो हेडिंग देंगे ग्लोबल
प्लास्टिक्स ट्रीटी। क्या हेडिंग देंगे? ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी। क्यों चाहिए ये इनको? क्या चाहिए? लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट, लीगली बाइंडिंग टू इस्टैब्लिश, लीगली बाइंडिंग agreement aimed at reducing and eliminating plastic pollution। क्या कह रहे हैं ये? इसको दोबारा से एक रीडिंग देंगे। क्या करना है? एक ऐसी ट्रीटी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाए वर्ल्ड लेवल पे जो बाइंडिंग हो। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग इट इज मैंडेटरी, फॉलोइंग इट इज मैंडेटरी। अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, लीगली बाइंडिंग होगा, उसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है? अग्रीमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग, पहले रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को, और फिर एलिमिनेट, जीरो कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है ना? ये अग्रीमेंट लेकर आना है। और इसको ये क्या कह रहे हैं? ट्रांजिशन। ठीक है? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। ट्रांजिशन का मतलब चेंज। वो जो तुम्हारी रील्स होती है उसमें कहते हैं ना, अभी आएगी एक बहुत ही धासुकदार ट्रांजिशन, वो क्या होता है? चेंज हो जाता है ना। पहले वो लड़की बिना मेकअप के होती है, फिर वो ऐसा पूरा कर कर आ जाती है ना? वो ट्रांजिशन वहां से याद कर लो। अब the Global Plastic Treaty is a significant attempt to establish a legally binding agreement aimed at reducing and eliminating plastic पॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? कौन सी ऐसी ट्रीटी बना रहे हैं? ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नाम है। ठीक है जी। कौन बना रहा है ये? द डिसीजन टू एस्टैब्लिश एन इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी वाज मेड इन अर्ली 2021 ड्यूरिंग द 5th UN एनवायरमेंट असेंबली इन नारोबी, कीनिया। अब इसका आइडिया कहाँ से आया ये पूछ रहे हैं ये। ठीक है ना? डिसीजन टू इस्टैब्लिश, डिसीजन टू इस्टैब्लिश, डिसीजन टू इस्टैब्लिश एन इंटर गवर्नमेंटल negotiating committee, that is INC, was made early in 2021। तो ये डिसीजन कि एक नेगोशिएटिंग कमिटी, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी बिठाई जानी चाहिए, ये डिसीजन कि एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी बिठाई जानी चाहिए, ये कब लिया गया? 2021 में लिया गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे 2021 में एक गवर्नमेंटल कमिटी बिठाएगी कि तुम एक डॉक्यूमेंट बनाओ जो कि क्या हो? लीगली बाइंडिंग हो, जिसके थ्रू अल्टीमेटली एलिमिनेट कर दिया जाए यूज ऑफ प्लास्टिक, या प्लास्टिक पॉल्यूशन खत्म हो जाए। एम क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूशन खत्म हो जाए। ठीक है? और ये 2021 में बना। कहाँ पर बना? ये नारोबी में बना, कीनिया में। जब क्या चल रहा था? ड्यूरिंग द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द 5th UN एनवायरमेंट, UN Environment Assembly in नाइरोबी। ठीक है ना? अब कोई लड़की थी, उसका नाम रूबी था, उसको बोलते नहीं रूबी, ऐसा नहीं करना है। रूबी को क्या बोल रहे हैं? नहीं रूबी। तो नाइरोबी ये कहाँ पर है? कीनिया में। ठीक है ना? वहां पर ये मीटिंग हुई। बहुत बढ़िया बात है। The INC's journey with ad hoc open-ended working group meeting in Dakar, Senegal in mid-2022 was followed by subsequent meetings। ठीक है? और अभी अभी मीटिंग इनकी कहाँ पर हुई? अभी अभी इनकी मीटिंग हुई कनाडा में, ओटावा कनाडा में मीटिंग हुई। ठीक है ना? तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट बनेगा, थर्ड पॉइंट बनेगा, थर्ड पॉइंट बनेगा कि INC4 कहाँ पर हुई? ओटावा कनाडा में। वहां पर भी कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। जो कि हो चुकी है, जो होने वाली है वो है INC5, जो कहां पर हो रही है? साउथ कोरिया। ठीक है ना? विल कंटिन्यू टू सी एक्टिव पार्टिसिपेशन, विल कंटिन्यू टू सी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर्स। अब यहाँ पर ये IAWP फ्लैट वाले जो बच्चे हैं थोड़ा ध्यान दें, वहां पर ये क्वेश्चन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। दैट इज International Alliance of Waste Pickers।
क्या है ये? इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर्स. Now, IAWP, a vocal participant in UNEA plastic treaty process, emphasizes the importance of supporting and formalizing integration of informal waste pickers to discuss on addressing plastic. तो informal waste pickers को भी आप support कीजिए, उनको integrate करिए system में, इसके ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है ना? क्या करिए? emphasizes, ये सिर्फ clat वाले लिखेंगे जो मेरे, emphasizes the importance of supporting the importance of supporting the formalization and integration of informal waste pickers, ठीक है, into discussions on addressing plastics, ये एड्रेस करने में. ठीक है जी. उसके बाद बस हो गया, यही है. ठीक है. तो यस, आप loggery.in पर विजिट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बाय एनी ऑफ आर वन शॉट्स के अंदर आपकी वीडियो लेक्चर्स होते हैं जो 7 to 8 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं. ठीक है ना? 7 to 8 आवर्स के आपका पूरा 1 मंथ हो जाता है इन्हीं लेक्चर्स में. ये डिजी नोट्स भी होते हैं इसके अंदर, आपको क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, वैलिडिटी भी बहुत होती है इनकी. एंड येस, दे आर फॉर ₹300 पर मंथ. बिकॉज आप देखो, अगर आप एक नॉर्मल मैगजीन भी लेने जा रहे हो वो 100-150 की है, जिसमें सिर्फ मैगजीन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है. यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है. जो यहाँ पर नोट्स मिले हैं, डिजी नोट्स हैं, वो कोई नॉर्मल नोट्स नहीं है, वो बहुत ही छोटू नोट्स हैं. इन कंपैरिजन पैराग्राफ फॉर्मेशन नहीं देखोगे आप. तो येस, दैट इज वाई. और जो क्लास भी आपको यहाँ पर मिल रही है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन इज वेरी 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 इजी. तो ऑब्वियसली मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसको करने में, एंड दैट इज वाई ये रेट है. ठीक है. उसके बाद MCQs अवेलेबल है. MCQs आर अवेलेबल, MCQs बाय कर सकते हो आप. ठीक है. MCQs अभी मई वाले आएंगे, जैसे मैंने बताया था, Jan to April के अवेलेबल हैं इन केस यू वांट टू बाय. ठीक है. मॉक टेस्ट जो है हमारे पास वो AMU के मॉक टेस्ट हैं. कल AIL-LET का एग्जाम हो जाएगा. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हमने किया इस बारी. आई होप बहुत अच्छा एग्जाम जाए बच्चों का. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ के मॉक टेस्ट किए इस बार हमने. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमने लॉन्च कर दिया है. लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 years और 5 years के एंट्रेंस एग्जाम लॉ के मॉक टेस्ट हमारे पास हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years के मॉक टेस्ट हैं. ठीक है. अगर आप किसी और चीज़ के मॉक टेस्ट में भी इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो. दैट्स इट. एजुगिरी साइनिंग ऑफ. एंड प्लीज साइन ऑफ करने से पहले कमेंट कर देना आपको सेशन कैसा लगा. आपके कमेंट्स मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं. डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड गाइस, मुझे ये खबर मिली है कि हम लोगों को बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं जाती है. क्या कुछ ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर मैं टेलीग्राम पे बहुत रेगुलर हो जाऊंगी वीडियो डालने में, कि जैसे ही जाती है मैं उधर लिंक शेयर कर दूं. अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन.